तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा 75 गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। ठीक है, हु हैज बीन इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट ऑफ द 75th रिपब्लिक डे, इस पर हमें बताना है। और ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, पता चल ही गया होगा आप लोगों को। तो वो है एमेन्युअल मैक्रों। ठीक है, एमेन्युअल मैक्रों ये कहां के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और फ्रांस से जुड़ी हुई कुछ खबरों को हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रांस से जुड़ी हुई देखें तो ये फ्रांस के यंगेस्ट, अब तक के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, यानी फ्रांस के अब तक के सबसे बनने वाले राष्ट्रपतियों में सबसे युवा राष्ट्रपति। ठीक है, फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। और पेरिस में 2024 में यहां पर क्या होंगे, ओलंपिक गेम होंगे। ओलंपिक गेम्स यहां पर होंगे फ्रांस में। ठीक है भाई, क्लियर है प्यारे बच्चों बात। अब यहां पर एक चीज और याद रखना है आप लोगों को, हमारे साथ फ्रांस से हमने क्या खरीदा, राफेल विमान। राफेल विमान कहां से खरीदे थे, 36 विमान खरीदे थे हमने, किससे, फ्रांस से। और एक चीज और याद रख लेना फ्रांस से रिलेटेड बातों में, वो है क्या, यहां पर एक एक्सरसाइज होती है गरुड़ और एक होती है वरुण। गरुड़ और वरुण, गरुड़ एंड वरुण मिलिट्री एक्सरसाइजें, ये किसके बीच में होती हैं, इंडिया बिटवीन फ्रांस। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, याद हो रहे हैं। चलिए, तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखें। अब इसमें देखो एक ऑप्शन दिया है आप लोगों को, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये हमारे यहां 26 जनवरी 2023 को चीफ गेस्ट थे। और ये कहां के, मिस्र के, इजिप्ट के हैं अल सीसी। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। भाई इसकी राजधानी क्या है, काहिरा। यहीं पर है जो पिरामिड है ना, वो यहीं पर है मिस्र में। और इसी मिस्र में कोप 27 का आयोजन हुआ था, कोप 27 का, कब, 2022 में। ये भी आप लोग नोट कर लेना, इसी मिस्र में 2022 में कोप 27 का आयोजन किया गया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम करंट अफेयर के पार्ट्स को, फैक्ट को आपके साथ जोड़ा जाए। ठीक है भैया, इसके बाद है व्लादिमीर पुतिन। ये तो काफी आक्रामक हुए पड़े। तो ये रूस के प्रेसिडेंट है, रूस के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं भाई साहब। ये आप लोगों को ध्यान करना है, क्या है, रूस के राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, क्लियर है। अब आगे है पुष्प कमल दहल। तो ये बताइए ये कौन है, पुष्प कमल दहल। तो ये कौन है, ये पीएम है। कहां के पीएम है, नेपाल के। कहां के, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पोंडेल। रामचंद्र पोंडेल नेपाल के राष्ट्रपति है। क्लियर हो गया सभी को भाई, क्लियर हो गया, जल्दी बता दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए क्लियर है। चलिए थोड़े से, अब क्योंकि मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली, भारतीय इंडियन, यहां पर एक बॉक्स बना लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड कुछ ये फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं, इन्हें साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। इस असेंबली के लिए जो चुनाव हुए, संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो लिखेंगे जुलाई एंड अगस्त 1946 में हुआ था। चुनाव के बाद जो इस अंतरिम सरकार बनी थी, आप लोग लिख लेंगे जो सरकार बनी, जो गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम गवर्नमेंट, तो वो सितंबर 1946 में बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक आपको पता ही है 9 नवंबर 1946 को आयोजित ये जो है की गई। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद 11 नवंबर को आपने देखी होगी, वो इसमें कौन बने थे दूसरी मीटिंग में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं, पटना बिहार, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिए आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चल ले रहे हैं। एक क्वेश्चन से देखो हमने कितनी सारी डिटेल ले ली है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हुआ है, वो संबंधित थी राष्ट्रीय महिला आयोग से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, केंद्रीय सूचना आयोग से, केंद्रीय सतर्कता आयोग से। तो हम इन सारे कमीशन को भी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, फटाफट से, तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी किससे संबंधित हैं आप लोग याद रखेंगे, ये याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, वो है राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या थी, राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर ए, नेशनल वुमेन कमीशन की ये फॉर्मर चेयरमैन थी, पहली अध्यक्ष थी, पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। और अभी कौन है, ठीक है, अभी कौन है भाई साहब, अभी कौन है, अभी है हमारी इसकी अध्यक्ष वर्तमान में है रेखा शर्मा। आप लोग मुझे बताइए, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग की कौन है अभी वर्तमान में, मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है बताइए, मानवाधिकार आयोग के बताइए, केंद्रीय सूचना आयुक्त बताइए, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बताइए, सीवीसी बताइए, सबके बताइए जल्दी से फटाफट से एकदम। इतने में आपको महिला आयोग करा देता हूं हाथ के हाथ, और महिला आयोग में करा भी चुका हूं आपको। तो सबसे पहले वुमेन कमीशन की स्ट्रक्चर देखेंगे। वुमेन कमीशन, तो वुमेन कमीशन आपको पता है जो एक्ट आया था ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन जो एक्ट है वो 1992 का है। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, 1992 में स्टैब्लिश हुआ और एक्ट है 1990 का। ठीक है, 1919 का एक्ट है, 1992 में ये स्टैब्लिश हुआ, स्थापना हुई इसकी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसमें टोटल 7 लोगों की बॉडी होती है, 7 सदस्यीय बॉडी है, मेंबर बॉडी। इनमें एक होगा इसका अध्यक्ष, एक इसका सचिव होता है, और बाकी 5 जो होते हैं इसमें इसके सदस्य होते हैं। और बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही होगा भाई, महिला आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, महिला एम्पावरमेंट या महिला आयोग किसके लिए काम करते हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये जो है काम करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी तीनों की नियुक्ति, इन 7 की नियुक्ति कौन करेगी भाई, तो आप लोग लिखेंगे कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार। और इनका कार्यकाल भी कितना है, 3 ईयर का है, 3 साल का इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो सीवीसी कौन है हमारे, सीवीसी भैया प्रवीण मिश्रा नहीं है, मोहिनी जी चेंज हो गए, वो है हीरालाल सागरिया। ठीक है, नहीं मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयोग जो है ना इसके आयुक्त बने हैं। आप लोग यहाँ पे अपडेट कर देता हूं मैं, आप लोग लिख लीजिएगा साथ के साथ, सारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे सारे बच्चे फटाफट से। सीवीसी तो है प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। ठीक है, लिख लेंगे सारे बच्चे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके कौन है, अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त, इसका आयुक्त का कौन है, हीरालाल सामरिया। हाँ ठीक है, और सीवीसी कौन है हमारे, तो वो लिख लेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तीनों के तीनों नाम आप लोग प्लीज प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है इसमें, बताइए जल्दी से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 23। क्यों मनाया जाता है? जो आपके पूर्व पीएम थे, कौन? चौधरी चरण सिंह, इनके जन्मदिन को याद रखेंगे और इनकी समाधि याद रखेंगे। समाधि कहां पर है इनकी? वो कहां पर है? दिल्ली में। और इसको क्या कहते हैं? किसान घाट। क्या बोलते हैं? किसान घाट इनको बोलते हैं। ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनिटी डे, एकता दिवस। लौह पुरुष किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? सरदार पटेल जी के उपलक्ष्य में। 1 मई को क्या मनाते हैं? लेबर डे या मजदूर दिवस, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? 1 मई 1919 को ILO की स्थापना की गई थी। ILO की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके साथ 23 जनवरी इसको मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है भैया, क्लियर हो गया सभी को? याद हो गए? सारे के सारे याद करने हैं आप लोगों को। एक बार मैं फटाफट से दिसंबर माह के दिवस करा देता हूं और आप लोगों को एक टॉपिक और करा दे रहा हूं इसमें, जो मैंने समाधियों वाला टॉपिक है। तो 2 टॉपिक करवा दे रहा हूं, 2 अलग पेज पे, इनको भी साथ के साथ लिख लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है दिसंबर माह के दिवस। पहला है दिसंबर माह के देखेंगे डे। तो 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाते हैं क्या? कंप्यूटर डे। 3 दिसंबर को हैंडीकैप्ड यानी विकलांग डे। 4 दिसंबर को नेवी, नौसेना। 6 दिसंबर को मनाते हैं फ्रेंडली डे। भारत और बांग्लादेश के उसमें मनाते हैं मैत्री दिवस। 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स डे। फिर इसके बाद मनाते हैं 23 दिसंबर को। 23 को मनाते हैं हम लोग कौन सा? किसान दिवस। 25 दिसंबर को आपको पता ही है, 25 को तो हम क्या मनाते हैं? सेल्फ गवर्नेंस डे। ठीक है। तो ये दिसंबर के आप लोग याद रख लेना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। कोई ए नाम का व्यक्ति है कोई, मैंने बताई थी ना ट्रिक। उसको क्या हो जाता है? 1 दिसंबर को एड्स हो जाता है। तो एड्स चेक कराने कहाँ जाएगा? लैब पर जाएगा, कंप्यूटर लैब पर। तो 2 दिसंबर को लैब पे चेक कराया और उसकी रिपोर्ट आई क्या? 3 दिसंबर को। और रिपोर्ट में क्या है कि भाई वो हैंडीकैप्ड है, एड्स नहीं है उसको। पता चला उसको कोटे से, हैंडीकैप्ड के कोटे से उसको किस में भर्ती कर दिया? नेवी में भर्ती कर दिया। और नेवी में वो क्या कर रहा है? भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है मैत्री के रूप में। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। और वहां पर क्या कर रहा है? जो लोग हैं उनकी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्ट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को। तो कौन सा दिवस बन गया 10 दिसंबर को? ह्यूमन राइट्स। बाद में वो घर आता है अपने और क्या करता है? किस बैकग्राउंड से? वो 23 दिसंबर को किसान दिवस है। और किसान है तो क्या क्या कर रहा है वो भैया? सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ गवर्नेंस है। खेत में काम करना, अपनी मर्जी से छुट्टी, अपना काम करना, अपनी बातें। ठीक है, याद होगी ट्रिक? बताइए जल्दी, याद हो गए सारे? एक बार सारे बच्चे जय भारत टाइप कर देंगे, जल्दी से मुझे बता देंगे सारे के सारे। और ये मैंने बताई दिए। 1 मई मजदूर दिवस, 31 अक्टूबर यूनिटी डे, 23 दिसंबर किसान, 23 जनवरी आप लोगों को याद हो गए कौन से? पराक्रम दिवस। ठीक है, अब जल्दी से सारे बच्चे लिख लेंगे फटाफट से। सारे बच्चे लिखेंगे समाधि स्थल। कुछ लिखवा दे रहा हूं, 5 लिखवा दे रहा हूं। समाधि और व्यक्ति, ये भी आप लोगों के आ जाते हैं।
तो साथ में बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग राजघाट। राजघाट ये भी दिल्ली में ही है सारे, तो ये किससे, गांधी जी से, गांधी जी का है, ठीक है। फिर लिखेंगे शांतिवन। शांतिवन ये नेहरू, पंडित नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर लिखेंगे विजय घाट। विजय घाट लिखेंगे, ये शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर लिखेंगे आप लोग वीर भूमि। वीर भूमि तो ये लिखेंगे राजीव गांधी। राजीव गांधी, ठीक है। फिर लिखेंगे फटाफट से समता स्थल। समता स्थल ये लिखेंगे जगजीवन राम। जगजीवन राम। फिर लिखेंगे एकता स्थल। एकता स्थल ये लिखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आप लोगों को आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है भैया। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे है हमारा, ये सब ने नोट कर लिए, एक बार सारे बच्चे बता देंगे, नोट कर लिया सभी ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, वो हाल ही में पाठ मित्रों ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पाठ मित्रों ऐप, तो पहले देखेंगे ये क्या है, किसने लॉन्च करा, किससे रिलेटेड है, हम लोग देखेंगे। तो इसमें 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। पाठ मित्रों ऐप ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, पहली बात। अब ये है क्या, ये रिलेटेड है केवल और केवल किससे, जूट की खेती। जूट की जो खेती करने वाले किसान हैं उनको क्या करना है, उन किसानों को क्या करना है, हेल्प करनी है, सशक्त बनाना है उन्हें, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब जूट कैसी फसल है, तो आप लिखेंगे जूट है नगदी फसल, कैश क्रॉप से, नगदी फसल यानी क्या है, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। गन्ना कैसी फसल है, गन्ना, गन्ना भी कैश क्रॉप से, तंबाकू, तंबाकू भी कैश क्रॉप से, और चाय, चाय भी कैश क्रॉप से। तो ये लिख लेना कैश क्रॉप्स के टाइप, जूट, गन्ना, तंबाकू और चाय, ये सारी क्या है, नकदी फसलों के उदाहरण है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से बताओ, जिन्हें फसलों के टाइप याद नहीं होते कि गेहूं कौन सी फसल है, चना कौन सी फसल है, कितने बच्चे याद है। अगर मैं एक ट्रिक के माध्यम से करा दूं तो कैसा होगा बताओ, खेल कच्चा होगा या पक्का, जल्दी बता दो सारे बच्चे फटाफट से, अगर मैं याद करा दूं तो, ठीक है, जल्दी बताइए। और कपड़ा मंत्री कौन है हमारे, कपड़ा मंत्री क्या है, कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास है, तो वो है आपके किसके, पीयूष गोयल के। चलिए याद करा देते हैं फटाफट से। एक तरफ है रबी फसलें, रबी फसल, और एक तरफ है खरीफ की फसलें, यही तो होती हैं, और एक तरफ है आप लोगों की खरीफ फसलें, और एक तरफ है आपकी कौन सी होती है, जायद, जायद फसलें। इनके याद नहीं होता, लेकिन मैं तिकड़मबाजी बता रहा हूं आपको, एक ऐसी तिकड़मबाजी जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0.1% होगी, 99.1% सही होगा चाहे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम की ट्रिक अपनानी पड़ेगी भाई, तो ही हो सकती है, ये भी ध्यान रख लेना। हिंदी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें इस ट्रिक को हिंदी में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इस रवि में, ये रवि जो है कितने अल्फाबेट ऑर्डर से बना है, जो रवि है ये कितने से बना है, 1 और 2, मतलब मात्राओं को छोड़ दें, मात्राओं को छोड़ दें तो कितने लेटर से बना है, 1 और 2, ठीक। इसमें भी मात्रा छोड़ देते हैं, 1 2 3, तो कितने से बने हैं, 3। यहां तक बात क्लियर है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि ऐसी फसलें, यहां पे लिख लो, ऐसी फसलें, ये केवल हिंदी में बता रहा हूं, जो 1 या 2 लेटर यानी शब्दों से मिलकर बनी है,
वो क्या होंगी, बनी है, वो क्या होंगी, वो रबी फसल होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं, जो, गेहूं, गेहूं जो, आप चाहो तो कोई और भी नाम बता सकते हो, परंतु इसका अपवाद, इसका अपवाद लिखेंगे, एक्सेप्शन लिखेंगे चना नहीं, मटर और सरसों, मटर और सरसों, मटर और सरसों। इसका अपवाद क्या है भाई, समझ लीजिएगा। मटर, देखो मटर में कितने बट आ रहे हैं, 1 2 3, सरसों में कितने, 1 2 3, जबकि मैंने कितने बताए थे कि 2 आने चाहिए, ये तो इस ट्रिक में। तो ये मेरी ट्रिक का सेक्शन है, याद रख लेना। मटर और सरसों रबी फसलें हैं, भले से ये 3 लेटर से मिलकर बने। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया? बताइए कैसी लगी ट्रिक, जल्दी बताइए। और अब खरीफ फसलें देख लो, खरीफ फसलें कौन सी हैं, लिख लेंगे, लिखेंगे चावल, धान हो गया, आप लोगों का अरहर की दाल हो गई, अरहर, अरहर हो गया, ठीक है। आप लोगों का यहां पर देखिए तो उड़द हो गया, ठीक है। और भी जितनी भी फसलें हैं वो सारी खरीफ फसलें होंगी, क्योंकि इनके नाम देखेंगे, जैसे चावल है 1 2 3, अरहर 1 2 3 4, उड़द 1 2 3। तो ये सारी क्या है, आप लोगों को याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनमें 3 नाम आ रहे हैं खरीफ लगाइए ना आंख बीच के, ठीक है भैया, क्लियर होगी बात। जायद फसलें कौन सी होंगी, मूंगफली भी, जैसे खरीफ की फसल होगी मूंगफली। जायद फसलें क्या होंगी, जायद फसलें बस वो होती हैं, बस याद रखना, जो सलाद के रूप में खाते हैं, सलाद, सैलेड्स, सलाद, सलाद आपने देखी होगी ना, जैसे खीरा, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, बस याद रख लेना, जो हम खाने से पहले सैलेड्स को यूज करते हैं ना, वो सारी जायद फसलें होती हैं। ककड़ी, ककड़ी खाई है आप लोगों ने नमक लगा के, नहीं है? गर्मियों में तरबूज खाया है, खरबूज खाया है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। नकदी फसल कौन सी होती है, गन्ना, तंबाकू, चाय, और आप लोगों की और कौन सी थी, जूट। नकदी फसलें वो जिनसे डायरेक्ट पैसा मिलता है किसानों से, डायरेक्ट, ठीक है। याद हो गई सारी जिंदगी भर तक के लिए? तो एक बार जय भारत टाइप कर दो सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी बताइए सारे बच्चे, बताइए फटाफट से, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट प्रयास? ऑप्शन है ILO, WTO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, प्रोजेक्ट प्रयास, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, आप लोग लिखेंगे, वो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये कि भाई ये क्यों किया गया, क्या है इसमें, आप लोग याद रखेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास, ये कहां पर किया गया, ये भी याद रखेंगे। पहले लिखेंगे कहां किया गया, प्लेस का नाम लिखेंगे, न्यू दिल्ली। और ये क्यों किया गया भाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई या ऑब्जेक्ट लिख लेंगे इसका, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट है कि जो भारत में रहने वाले श्रमिक और छात्र हैं उनको क्या करना, प्रवासन की, भारत के जो श्रमिक हैं, भारत के क्या है, मजदूर हैं और छात्र, कहां पर, दूसरे देशों में, दूसरे देशों में उन्हें क्या करना है, उन्हें सुविधा प्रदान करना है, सुविधा प्रदान करना है, दूसरे देश में रहने पर उन्हें सुविधा देना है, एजुकेशन या इस तरह से, ताकि वो कंफर्टेबल रहे। तो जगह का नाम याद रखेंगे, न्यू दिल्ली। और क्यों है, भारत के बच्चे या जो मजदूर बिजनेस करने जाते हैं उन्हें सिक्योरिटी मिले,
बात क्लियर है? किसके द्वारा है भाई? ये आप लोग याद रखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। कब बना भैया ये? तो ये बना था आपका 1951 1951 में बना था। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो हेडक्वार्टर लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे ग्रैंड सैकोनेक्स, लिख लेंगे भाई, ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे, ग्रैंड सैकोनेक्स। तो ये छोटा सा शहर है कहां पर? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ये भी आप लोग प्लीज लिख लेंगे सारे बच्चे, ठीक है भाई? क्लियर हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे देख लेते हैं फटाफट से। ये कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसके साथ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? ये बना था 1 जनवरी 1995 में। ये भी आप लिख, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा में। ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना? 1 मई 1919 में, जिस साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद हो गए? फुलफिल कर लिए सारे बच्चों ने? प्लीज सारे बच्चे बता दीजिएगा प्लीज। इंजॉय कर रहे हो आप लोग क्लास को? नहीं याद हो रहा है सभी को? याद भी होगा, रिवीजन भी होगा, एक दिन प्रीलिम्स भी होगा, फिर मेंस होगा, और फिर एक दिन उस PDF में नाम भी होगा। जिस PDF के लिए दिन भर दिन PDF पढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसी PDF आएगी जिस दिन आपका नाम और रोल नंबर ऊपर के क्रम से होगा, ऊपर के। बस आप लोगों को भरोसा रखना है, ठीक है? और मेहनत करनी है, धीरे 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 एक दिन आप लोग देखेंगे कि आप लोग क्या बन जाओगे। मांझी, पूरे पहाड़ को तोड़ डालोगे। जो सिलेबस का पहाड़ है, एक बार आप इसे पूरा निकाल डालोगे, ठीक है? तो ये याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़े, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रावधानों का पालन न कर पाने के कारण किसे अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से चर्चाओं में था, तो ऑप्शन नंबर A इसमें सही आंसर होगा। कौन सा? संजय सिंह। कौन सा? संजय सिंह। आपको तो पता ही है, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में चल ही रहा है। तो इनको जो है टर्मिनेट कर दिया गया, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े, क्लियर हो गया? ग्राउंड तो मैं बता नहीं रहा, लेकिन अंडर 15 की जो कुश्ती अंडर 15 होती है उसे अंडर 20 में कराने की वजह से, और भारतीय कुश्ती महासंघ का जो प्रावधान है उसका पालन न करने की वजह से इन्हें टर्मिनेट जो है वो कर दिया गया। आगे बढ़े भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे। अब मैं एक आप लोगों को फटाफट से रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये मैंने देखो मैं पहले भी कराए थे आप लोगों को, तो यहां पे समझ लो खेलो इंडिया। खेलो इंडिया पहले तो हैं यूथ गेम्स, एक हैं यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, एक हैं आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये आपको याद रखना। अब तीनों देख लेते हैं फटाफट से। यूथ गेम्स कहां पर हुए? ये 2023 के, ये कहां हुए? भोपाल में। इसमें पहले नंबर पर कौन रहा? महाराष्ट्र ने जीता। यूनिवर्सिटी गेम्स कहां हुए? यूपी में। और इसमें पहले पे कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। पैरा गेम्स कहां हुए? दिल्ली में। और इसमें पहले नंबर पर कौन रहा था भाई? बताओ जल्दी। अरे अभी जो दिल्ली में हुए हैं इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? बताइए कौन रहा है इसमें पहले नंबर पर जो दिल्ली में हुए? पंजाब यूनिवर्सिटी। बताइए जल्दी से। इसमें रहा है आपका हरियाणा, ठीक है? जो पैरा गेम्स हुए हैं उसमें कौन रहा है? हरियाणा, ठीक है? याद हो गया सभी को? एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन को हिट कर रहा हूं मैं, आप लोग देख लो भाई साहब, ठीक है? क्लियर है? अब मेरी बात सुन लो, यहां पर मेरी बात सुन लो। ये जनवरी में होता है जो ये वाला गेम्स है ना, ये वाला। अब ये 2023 का था, लेकिन अब ये 2024 का जो यूथ गेम्स है ना, यूथ गेम्स
2024 कौन से ये वाला, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, इसकी जगह का अनाउंसमेंट हो गया, अभी जनवरी में होंगे अगले महीने। तो याद रखेंगे, फटाफट से लिखेंगे कहां पर होंगे, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। कहां पर होंगे? तमिलनाडु में होंगे। क्लियर होगी बात भाई सभी बच्चों को? बस अभी जगह का नाम याद रखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है खेलो इंडिया यूथ गेम। लो ये आ तो गया, ये तो आ गया, इसमें लिख लीजिएगा कौन सा संस्करण होगा ये आप लोगों का, कौन सा टाइटल होगा ये वाला 2024 का। तो टाइटल इसका तमिलनाडु आंसर है, 6 नंबर का टाइटल होगा। ठीक है, टाइटल क्या है? 6 नंबर का। और ये वीरा इसका शुभांकर यानी मस्कट, इसका मस्कट लिखेंगे, इसका मस्कट है वीरा मंगाई। ये क्या है ये भी बताइए फटाफट से, वीरा मंगाई क्या है? वीरा मंगाई आप लोग लिखेंगे वीरा मंगाई वेलु नचियार, वेलु नचियार। और ये कौन है? एक हिस्टोरियन क्वीन है, हिस्टोरियन वहां की क्वीन है, ये आप लोग नोट करेंगे। ये इसका क्या है? मस्कट है, शुभांकर है, जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। अब तमिलनाडु से एक क्वेश्चन और आता है आप लोग का। तमिलनाडु में जनजाति पूछ ली जाती है, तमिलनाडु की जनजाति, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टोडा। और एक चीज और याद रखेंगे तमिलनाडु की, जब याद आ गया, देखो तमिलनाडु की आकृति नीचे से कुछ ऐसी है। ठीक है, तो इस वाले तट को बोलते हैं मालाबार, जो केरल और तमिलनाडु का है। इसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। ठीक है, क्लियर है? और यहां पर जो हमेशा बारिश होती है, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है, लिख लेना, यहां हमेशा दिसंबर में बारिश होती है। आजकल आपने न्यूज में भी देखा होगा, 2-3 दिन पहले, तो यहाँ बारिश होती है हमेशा दिसंबर में। जब अपने यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, यूपी, पंजाब, बिहार में यहाँ पर सर्दी होगी, तो तमिलनाडु में बारिश होगी, वो भी कौन सी कोस्टल पर? इस कोरोमंडल पर। याद हो रही है सबको बातें? बिल्कुल, हर एंगल से कनेक्ट करूंगा भाई, हर एंगल से कनेक्ट करूंगा। और इस बार नोटिफिकेशन आते ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, टचवुड, धमाल मचा दूंगा पूरा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये? और हर एंगल से, हर तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। तब तक आप लोगों को मैं परिपक्व बना दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसी विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपको, फटाफट से। कौन सा? राजीव गांधी हवाई अड्डा। पहले तो ये बताइए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, पहले तो ये बताना है आपको, फिर इसमें से बताना है कि कौन सा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका जो आंसर है वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पर है भाई? ये है आप लोगों का बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर। और बेंगलोर को तो आपको पता ही है, साइंस सिटी, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी, इसको हम लोग जो है वो कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग मुझे बताइएगा फटाफट से, राजीव गांधी कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, तो वो है हैदराबाद में, तेलंगाना, हैदराबाद। आगे लिख लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहां पर है? कलकत्ता एयरपोर्ट, कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल में, लिख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहां है? अहमदाबाद, ये गुजरात में है, ये गुजरात। ये एयरपोर्ट आपको मैचिंग में आ सकते हैं लगाने के लिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात सभी को? और एक चीज और लिख लेना, इसी बेंगलोर में इसरो का भी हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बता देना सारे बच्चे प्लीज। आगे बढ़े, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। अब देखो ये मुख्यमंत्री और गवर्नर राज्यों की लिस्ट बनवा दी है मैंने जानबूझ के, ताकि आप लोग अपने आप को चेक कर सकें। तो इसमें बताइए कौन सा गलत, हमें मिसमैच बताना है, नॉट करेक्टली बताना है। भजन लाल शर्मा बताइए कहाँ के?
अनमुल्ला रेवत रेड्डी बताइए कहाँ के, जोराम थांगा बताइए कहाँ के, M.K. स्टालिन बताइए कहाँ के, बताइए फटाफट से, बताइए जल्दी से फटाफट से, किस किस को याद है सारे, ये तो याद होंगे आप लोगों को, अरे बताइए भाई, यार ये तो गवर्नर, ये तो बच्चों वाली बातें, ये तो आपको होंगी, बताइए इसमें कौन सा, भजनलाल शर्मा राजस्थान, हाँ सही बात है, अनमुल्ला अलमुल्ला रेवंत रेड्डी तेलंगाना, सही बात है, जोराम थांगा मिजोरम, ना भैया मिजोरम में तो इलेक्शन हुए अभी, तो वो कहां कौन बना है, लाल दुमा, लिख लेंगे, क्या नाम है इनके चीफ मिनिस्टर का मिजोरम के, लाल दुमा, ये आप लोग लिख लेंगे, और तमिलनाडु के तो आपके हैं, याद हो गया। एक बार जरा पंजाब के बताना कौन है चीफ मिनिस्टर, सारे बच्चे बताइए पंजाब के कौन है, भगवत मान, कौन है, भगवत मान, और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए छोटे क्वेश्चन है, फास्ट देंगे आपको। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टेटमेंट वाला कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स या इनकरेक्ट, जल्दी से देखते हैं। तो देखो क्या है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया, यानी द टर्म्स रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस वाज फर्स्ट यूज इन गवर्नमेंट एक्ट 1919 में, ठीक है। तो अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन ये बात सही है कि पहला ऑप्शन जो है ये ठीक है, ये भी आप लोग जो है लिख लेंगे। इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 में महात्मा गांधी का कथन था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। तो ये भाई ये महात्मा गांधी जी ने थोड़ी कहा था, किसने कहा था, पंडित नेहरू ने। ये किसने कहा था, पंडित नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो यही गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम गठन का विचार M.N. रॉय ने 1934 में दिया, सही बात है। K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीति की जन्मपत्री कहा था, ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है ये भी सही बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, ये भी आप लोग प्लीज ध्यान कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये आप लोग प्लीज नोट कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जरा हेडिंग डाल लो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या भारत सरकार अधिनियम 1919, जल्दी से डालो, यहीं पे लिखवा देता हूं आपको, 2-3 फैक्ट आपके लिखवाने इसके। 1919 के एक्ट को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या था इसमें। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, ठीक है, इसका अदर नाम क्या है, चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म भी कहते हैं इसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें लिखेंगे आप लोग फटाफट से, क्या हुआ था, जो हमारे प्रांत थे, प्रांतों में ड्यूअल रूल सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया प्रांतों में, आप लोग याद रखेंगे। और पहली बार मैंने बताया था ना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार शब्द का यूज किया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, शासन का, ठीक है, क्लियर है। ये 2 वर्ड्स इसमें जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब मैं आप लोगों को कुछ फटाफट से मॉडर्न हिस्ट्री के क्या करेंगे, कुछ ईयर आप लोगों को फटाफट से मैं ईयर बता देता हूं, जो आप लोग 1913, 1915, 1917, 1920 और 1922, बस 5 ईयर्स को याद करेंगे फटाफट से, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, प्रांतों को प्रोविंस बोलते हैं, स्टेट्स, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से, 1913 में क्या हुआ, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर, सैन फ्रांसिस्को USA में, किसने करी, लाला हरदयाल ने करी। 1915 को तो आपको पता ही होगा क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी केम फ्रॉम
साउथ अफ्रीका, गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में आपको पता ही होगा चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट, ये आप लोग लिख लेंगे। और इसी साल आपको पता है 1917 में क्या हुआ था, चाहो तो दूसरा भी लिख लेना। यहाँ पर एनी बेसेंट है ना, ये पहली बार 1917 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, ये भी आप लोग लिख लेना। एनी बेसेंट पहली बार क्या बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1920 में आपको तो पता ही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोग याद रखिए, यानी असहयोग आंदोलन। और 1922 में आपको तो पता ही है चोरी कांड जिसे कहते हैं या घटना आप लोग कहते हैं, कहां पर हुई थी, गोरखपुर। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के ईयर्स भी मैं इंक्लूड कर लूंगा या और सब चीजें स्टैटिक आप लोगों को जो है याद रखेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोगों को आज की जो क्लास मैंने बहुत तरीके से कराई है, मतलब थोड़ा बच्चे कह रहे थे कि तेज कराते हैं सर, तो ये मैंने कराई है। और कोशिश करिए इस 1 घंटे की क्लास को आप रिकॉर्डिंग जरूर देखें इसकी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी खाली समय पर। इसको प्लीज़ ज़रूर करिए। मिलता हूँ फिर आप लोगों को, थैंक यू।